नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार कल्चरल क्लासेस में। दोस्तों, मैं जयंत सर और आज लेके आ गया हूँ एक धमाकेदार सेशन। इस धमाकेदार सेशन में आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के इकोनॉमिक्स का अंतिम अध्याय के बारे में। ठीक दोस्तों, यानी कि क्लास 10 के जो है अर्थशास्त्र का अंतिम अध्याय। इस अंतिम अध्याय का नाम है दोस्तों सातवां अध्याय है यह, और इस अंतिम अध्याय का नाम है उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। ठीक दोस्तों, तो आज हम लोग इस अंतिम अध्याय का वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखने वाले हैं। ठीक, हम लोगों ने जिस तरह से जिस उमंग और उत्साह के साथ पिछले 6 चैप्टर को समाप्त किए थे, उसी शानदार तरीके से इस चैप्टर को भी देखने वाले हैं। यानी कि इस चैप्टर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न को एक एक करके देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना विलंब किए हुए क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाला आइकन जरूर दबा दीजिएगा, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना विलंब किए हुए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, जो कि एक एक क्वेश्चन आपके आने वाले बोर्ड के परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक दोस्तों, तो मिस नहीं कीजिएगा। अगर हम आपको जो है प्रश्न पूछेंगे, यानी कि अभी जो है हम आपको प्रश्न पूछेंगे। अगर आप लोग जानते होंगे एक एक प्रश्न का आंसर तो कमेंट में बताने की कोशिश कीजिएगा, अन्यथा हम जो है आपको क्या करेंगे, साथ ही साथ एक एक प्रश्न का उत्तर जो है देते हुए चलेंगे। इसलिए घबराना नहीं है, सिर्फ अंत तक बने रहना है, ठीक ना। और मजेदार तरीके से अपने पढ़ाई को जो है जारी रखना है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक? तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हम लोगों के पास। प्रश्न कर रहा है कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना जमा करना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आप लोग जानते हैं कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना कितना लगता है तो फटाफट से कमेंट में बताने की कोशिश कीजिए, अन्यथा मैं आपको बता दूं कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क जो लगता है वह 0 रुपया लगता है। यानी कि इनमें से शुल्क नहीं लगता, यानी कि इनमें शुल्क लगता ही नहीं है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग? यानी कि निःशुल्क होता है यह, ठीक ना। समझ गए आप लोग पहला प्रश्न को? अगर कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स आप ही के लिए रखा गया है। ठीक दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है हम लोगों के पास। चलिए दूसरा प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है भैया कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है। तो दोस्तों, अगर आप लोग जानते हैं राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या होता है तो फटाफट से आप इसका आंसर कमेंट में बताने की कोशिश कीजिए, ठीक ना। तो चलिए आपको बता दें कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन जो नंबर होता है वह सी नंबर में जो दिया हुआ है वही, यानी कि 1811 4000, यानी कि सी नंबर का विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक दूसरा प्रश्न? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं तीसरा प्रश्न के साथ। चलिए तीसरा प्रश्न है हम लोगों के पास, प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, चूंकि अब हमारे पास जो भी प्रश्न है वह आपके बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक दोस्तों, समझ गए ना। इसलिए आप लोग हल्के में नहीं लेना है एक एक प्रश्न को, ठीक। इसलिए जो है ध्यान पूर्वक और सावधानी पूर्वक अपने पढ़ाई को जो है आप लोग शानदार तरीके से कीजिए, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरा प्रश्न है, सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से की जाती है। तो दोस्तों, आप लोग अगर जानते हैं कि सोने की आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से की जाती है तो फटाफट से इसका आंसर जो है आप कमेंट में बताने की कोशिश कीजिए, अन्यथा मैं आपको बता दूं कि सोने की आभूषण की शुद्धता की पहचान जो होती है उस चिन्ह का नाम है हॉलमार्क। क्या नाम है उस चिन्ह का? हॉलमार्क नाम है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक? कोई दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं चौथा प्रश्न के साथ। तो चलिए चौथा प्रश्न है हम लोगों के पास। प्रश्न क्या है भैया कि सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। ठीक दोस्तों, क्या है प्रश्न की सूचना का जो अधिकार है वह किस प्रकार का अधिकार है? वैधानिक अधिकार है या फिर गैर कानूनी अधिकार है या फिर धार्मिक अधिकार है या फिर परंपरागत अधिकार है। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोग जानते हैं इसका आंसर तो कमेंट में फटाफट से भर दीजिए, ठीक। अन्यथा मैं आपको बता दूं इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि सूचना का अधिकार एक जो है वैधानिक अधिकार है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग? इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर का विकल्प वैधानिक सही हो जाएगा, ठीक। समझ गए आप लोग यहाँ तक 4 नंबर के क्वेश्चन को? चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं 5 नंबर के प्रश्न के साथ। चलिए 5 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है भैया, क्या कर रहा है 5 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा जरा। प्रश्न है उपभोक्ता जागरूक
सॉरी उपभोक्ता जागरूकता का नारा नहीं है। दोस्तों उपभोक्ता जागरूकता का जो नारा है वह आज नगद कल उधार नहीं है। बाद बाकी जितना भी दिया हुआ है वह सब का सब जो क्या है नारा है वह उपभोक्ता जागरूकता का नारा है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक 5 नंबर के प्रश्न को। तो चलिए इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं छठा नंबर प्रश्न के साथ जो आपकी स्क्रीन पे ये रहा। चलिए छठा नंबर प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है भैया कि भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को घोषणा सॉरी प्रश्न फिर से हम पढ़ते हैं कि भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? 1986 ईस्वी, 1988 ईस्वी, 1987 ईस्वी या फिर 1988 ईस्वी। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोग जानते हैं 6 नंबर प्रश्न का उत्तर तो फटाफट से कमेंट में बताने की कोशिश कीजिए, या फिर अन्यथा मैं आपको बता दूं कि भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की जो घोषणा हुई थी 1986 ईस्वी को हुई थी। ठीक दोस्तों, कब हुई थी? 1986 ईस्वी को हुई थी। ठीक, समझ गए आप लोग यहाँ तक 6 नंबर के प्रश्न को। तो चलिए इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं 7 नंबर के प्रश्न के साथ। चलिए 7 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न कर रहा है कि सूचना प्राप्त करने का माध्यम है। तो दोस्तों सूचना प्राप्त करने का माध्यम कौन कौन सा है? तो आप लोग फटाफट से कमेंट में बताने की कोशिश कीजिए, अन्यथा मैं आपको बता दूं सूचना प्राप्त करने का माध्यम जो है यह कंपनी है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग 7 नंबर के प्रश्न को। तो चलिए इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं 8 नंबर के प्रश्न के साथ जो कि आपकी स्क्रीन पे ये रहा। चलिए 8 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न बहुत ही प्यारा है। चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। कह रहा है कि स्वर्ण आभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता पुरापत चिन्ह का होना आवश्यक है? यानी कि देखिए, जब स्वर्ण आभूषण होता है उसको शुद्धिकरण करने के लिए, ठीक ना, उसको क्या करने के लिए? शुद्धिकरण करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता पुरापत चिन्ह का होना आवश्यक है? ISI मार्क का या फिर हॉल मार्क का या फिर एग मार्क का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग पढ़े हैं कुछ क्षण पहले ही कि हॉलमार्क का रहना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है सोने के आभूषण के लिए, परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक 8 नंबर के प्रश्न को। अगर कहीं भी दिक्कत होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक ना। कमेंट बॉक्स आप ही के लिए है यहाँ पे। तो चलिए इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं 9 नंबर के प्रश्न के साथ जो कि ये रहा आपके स्क्रीन पे। चलिए 9 नंबर का क्वेश्चन है, प्रश्न है। प्रश्न कर रहा है कि गुणवत्ता का निदान नहीं है, ISI या फिर एग मार्क या फिर बुल मार्क या फिर मॉल मार्क। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोग जानते हैं कि गुणवत्ता का निदान नहीं है तो फटाफट से कमेंट में इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिए, अन्यथा मैं आपको बता दूं कि गुणवत्ता का निदान नहीं है वह मॉल मार्क नहीं है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग, गुणवत्ता का निदान कौन नहीं होता है? मॉल मार्क गुणवत्ता का निदान नहीं होता है। ठीक, समझ गए आप लोग यहाँ तक शानदार तरीके से। कोई भी दिक्कत हो, कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। आपके द्वारा पूछा हुआ एक एक प्रश्न का आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं अगला प्रश्न के साथ जो कि आपके स्क्रीन में ये रहा। चलिए 10 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है, प्रश्न क्या कर रहा है जरा ध्यान दीजिएगा कि हॉलमार्क का शब्द चिन्ह यानी कि लोगो किस वस्तु की गुणवत्ता का प्रमाण है? प्रश्न क्या है कि हॉलमार्क का शब्द यानी कि चिन्ह जो है उसका जो लोगो होता है वह किस वस्तु की गुणवत्ता का प्रमाण है? बोतल बंद पेय या फिर बिजली उपकरण या फिर सोने के आभूषण या फिर खाद्य पदार्थ। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोग जानते हैं इसका आंसर तो फटाफट से कमेंट में बताने की कोशिश कीजिए, अन्यथा मैं आपको जो है इसका आंसर बता देता हूं कि इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, यानी कि हॉलमार्क का शब्द चिन्ह यानी कि लोगो जो है वह किस पर होता है? तो सोने के आभूषण पर होता है। ठीक दोस्तों, किस पर होता है? सोने के आभूषण पर होता है। ठीक, समझ गए आप लोग यहाँ तक इस क्वेश्चन के आंसर्स को और इस क्वेश्चन को भी शानदार तरीके से। चलिए इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं 11 नंबर के प्रश्न के साथ जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा। चलिए 11 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न कर रहा है कि उपभोक्ता राष्ट्रीय फोरम में अपील कर सकता है 20 दिनों के अंदर, 30 दिनों के अंदर, 15 दिनों के अंदर या फिर कभी नहीं। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोग जानते हैं कि उपभोक्ता राष्ट्रीय फोरम में अपील कर सकता है तो फटाफट से इसका आंसर कमेंट में दीजिए, अन्यथा मैं आपको बता दूं कि उपभोक्ता राष्ट्रीय फोरम में अपील कर सकता है 30 दिनों के अंदर। ठीक दोस्तों, समझ गया आप लोग 11 नंबर के प्रश्न को। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं 12 नंबर के प्रश्न के साथ जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा।
चलिए 12 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों अगर आप लोग जानते हैं उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है तो फटाफट से इसका आंसर कमेंट में बताने की कोशिश कीजिए। अन्यथा मैं आपको बता दूं कि उपभोक्ता अधिकार दिवस जो मनाया जाता है वह 15 मार्च को मनाया जाता है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं 13 नंबर के प्रश्न के साथ। चलिए 13 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है उपभोक्ता शिकायत निवारण हेतु स्तरीय न्यायिक व्यवस्था बनाई गई, एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय या फिर चतुर स्तरीय। तो चलिए दोस्तों अगर आप लोग जानते हैं इसका आंसर तो कमेंट में बताने की कोशिश कीजिए। अन्यथा मैं आपको बता दूं कि उपभोक्ता शिकायत निवारण हेतु जो है आपका त्रिस्तरीय न्यायिक व्यवस्था बनाई गई है। कितना स्तरीय? त्रिस्तरीय। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग 13 नंबर के प्रश्न को। चलिए इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं 14 नंबर के प्रश्न के साथ जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा। चलिए 14 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि भारत में सूचना के अधिकार का अधिनियम पारित हुआ। तो दोस्तों भारत में सूचना के अधिकार का अधिनियम जो पारित हुआ था वह अक्टूबर 2005 को हुआ था। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग 14 नंबर के प्रश्न को। चलिए इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं 15 नंबर के प्रश्न के साथ जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा। चलिए 15 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का प्रारंभ कहाँ हुआ? अमेरिका में, फ्रांस में, इंग्लैंड में या फिर जर्मनी में? तो चलिए दोस्तों अगर आप लोग जानते हैं उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का प्रारंभ किस देश में हुआ तो फटाफट से कमेंट में बताने की कोशिश कीजिए। अन्यथा मैं आपको बता दूं कि उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ था वह इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? इंग्लैंड में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं 16 नंबर के प्रश्न के साथ क्योंकि आपके स्क्रीन पे ये रहा। चलिए 16 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि बड़े पैमाने पर उत्पादित किन वस्तुओं के लिए मानक नियमों का पालन करना आवश्यक है? तो दोस्तों मानक नियम का जो है पालन करना आवश्यक है बड़े पैमाने पर उत्पादित किन वस्तुओं के लिए? बोतलबंद पेय पदार्थ के लिए या फिर मसाले के लिए या फिर शिशु आहार के लिए या फिर यह सभी के लिए? तो चलिए दोस्तों आपको बता दें कि बड़े पैमाने पर उत्पादित जो है बोतलबंद पेय पदार्थ हो या फिर मसाले हो या फिर शिशु आहार हो, यानी कि यह सभी जो है वस्तुओं के लिए मानक नियमों का पालन करना आवश्यक, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर, यह सभी हो जाएगा। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक 16 नंबर के प्रश्न को। चलिए मिलते हैं 17 नंबर के प्रश्न के साथ जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा। चलिए 17 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि सर्वप्रथम किस देश में उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा हुई? इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर भारत या फिर श्रीलंका? तो चलिए दोस्तों आपको बता दें कि सर्वप्रथम जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा हुई थी। ठीक दोस्तों, कहाँ पे? संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक 17 नंबर के प्रश्न को। तो चलिए इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं 18 नंबर के प्रश्न के साथ क्योंकि आपके स्क्रीन पे ये रहा प्रश्न। चलिए 18 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि भारत में मानव अधिकार मात्रा अधिनियम पारित हुआ कब हुआ? 1981 ईस्वी या फिर 1991 ईस्वी या फिर 1993 ईस्वी या फिर 1995 ईस्वी? तो चलिए दोस्तों अगर आप लोग जानते हैं इसका आंसर तो फटाफट से कमेंट में बताने की कोशिश कीजिए। अन्यथा मैं आपको बता दूं कि भारत में मानव अधिकार मात्रा अधिनियम जो पारित हुआ था वह 1993 ईस्वी में हुआ था। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक शानदार तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट में फटाफट से बताने की कोशिश कीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 19 नंबर के प्रश्न को जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा। चलिए 19 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो दोस्तों उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक जो माने जाते हैं वह राल्फ नादर माने जाते हैं। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग 19 नंबर के प्रश्न को। चलिए इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं 20 नंबर के प्रश्न के साथ। चलिए 20 नंबर का प्रश्न है जो कि बहुत ही प्यारा प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है उपभोक्ताओं के शोषण के मुख्य प्रकार है। तो दोस्तों उपभोक्ताओं के शोषण के मुख्य प्रकार क्या है? माप तौल में कमी या फिर मिलावट या फिर भ्रामक प्रचार या फिर इनमें तीनों ही? तो चलिए दोस्तों अगर आप लोग जानते हैं इस प्रश्न का आंसर तो कमेंट में फटाफट से बताने की कोशिश कीजिए, कमेंट बॉक्स आप ही के लिए है, ठीक ना। तो चलिए अब अगर आप लोग बता सकते हैं तो बताइए, अन्यथा मैं आपको बता दूं कि उपभोक्ताओं के लिए शोषण के मुख्य प्रकार जो हैं वह क्या है? तो चलिए दोस्तों वह जो है माप तौल में कमी, यह भी है, मिलावट भी है और भ्रामक प्रचार भी है, यानी कि इनमें तीनों ही जो है
आंसर हो जाएगा आपका 20 नंबर का। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक 20 नंबर के प्रश्न को। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हम लोगों के पास। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण सूचना का अभाव भी होता है, वस्तुओं की सीमित आपूर्ति भी होता है, उपभोक्ताओं की अज्ञानता भी होता है। यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक 21 नंबर के प्रश्न को। एक चलिए आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं 22 नंबर के प्रश्न के साथ, जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 22 नंबर का प्रश्न। चलिए 22 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित कब हुआ था। तो दोस्तों भारत में जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था 1986 ईस्वी में। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक 22 नंबर के प्रश्न को। चलिए इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं 23 नंबर के प्रश्न के साथ, जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा। चलिए 23 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है भैया कि उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा होता है जागो ग्राहक जागो। ठीक दोस्तों, क्या है? जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा जागो ग्राहक जागो है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक 23 नंबर के प्रश्न को। मेरे ख्याल से कोई जो है आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है, आप कमेंट में बताइए कि सर यहाँ दिक्कत हो रहा है, तो मैं आपको फिर से प्रॉपर से बताने की कोशिश करूंगा। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं 24 नंबर के प्रश्न के साथ, जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा। चलिए 24 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि हमारे देश में उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों हमारे देश में उपभोक्ता अधिकार दिवस जो मनाया जाता है वह 24 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 24 दिसंबर को हमारे देश में उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक, समझ गए यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं 25 नंबर के प्रश्न के साथ, जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा। चलिए 25 नंबर का जो है क्वेश्चन है, प्रश्न कर रहा है कि कृषि उत्पादकों के कृषि उत्पादकों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न है कि कृषि उत्पादकों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों वह जो है PSI, यह एक ऐसा मानकीकरण है जो मानक का प्रयोग किया जाता है। यानी कि PSI के लिए जो है मानक का प्रयोग किया जाता है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग 25 नंबर के प्रश्न को। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 26 नंबर का प्रश्न क्या है हम लोगों के पास। चलिए 26 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। तो दोस्तों सूचना का अधिकार एक जो है वैधानिक अधिकार है। ठीक दोस्तों, यानी कि हालांकि यह क्वेश्चन हम लोग कुछ क्षण पहले ही देख चुके हैं, तो चलिए एक बार और देख लिए, कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं 27 नंबर के प्रश्न के साथ, जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा। चलिए 27 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं की अपील सुनने का अधिकार किसको है। राज्य आयोग को, राष्ट्रीय आयोग को, या फिर ए एवं बी दोनों को, या फिर इनमें से किसी को नहीं। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को जो है अपील सुनने का जो अधिकार है वह राज्य आयोग को भी है और राष्ट्रीय आयोग को भी। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ए एवं बी दोनों को। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक 27 नंबर के प्रश्न को। तो चलिए आज के इस सेशन का, यानी कि आज जो है हम लोग इकोनॉमिक्स के अंतिम चैप्टर को पढ़ रहे हैं। इस अंतिम चैप्टर का सेकेंड लास्ट प्रश्न यही है जो आपके स्क्रीन पे ये रहा। चलिए अंतिम यानी कि सेकेंड लास्ट प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने चिकित्सा व्यवसाय को भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत एक सेवा घोषित कर दिया। कब? 1990, 1992, 1995 या फिर 2001 में। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोग जानते हैं तो इसका आंसर कमेंट में फटाफट से बताइए, अन्यथा मैं आपको बता दूं इसका जो आंसर हो जाएगा, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने चिकित्सा व्यवसाय को भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत एक सेवा घोषित कर दिया गया है। तो 1995 ईस्वी में इसको घोषित कर दिया गया है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस सेशन का अंतिम प्रश्न को। ठीक दोस्तों, चलिए अंतिम प्रश्न है हम लोगों के पास। चलिए जो आपके स्क्रीन पे ये रहा प्रश्न। चलिए प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है भैया कि यदि किसी वस्तु का सेवा का मूल्य 20 लाख रुपए से अधिक
एवं 1 करोड़ रुपए से कम है तो उपभोक्ता शिकायत करेगा जिला अदालत में, राज्य आयोग में, राष्ट्रीय आयोग में या फिर इनमें से कहीं नहीं। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोग जानते हैं तो इसका आंसर कमेंट में फटाफट से बताने की कोशिश कीजिए। अन्यथा मैं आपको बता दूं कि यदि किसी वस्तु का सेवा का मूल्य जो है 20 लाख रुपए से अधिक एवं 1 करोड़ रुपए से कम है तो वह उपभोक्ता शिकायत करेगा राज्य आयोग में। कहाँ करेगा दोस्तों? राज्य आयोग में वह उपभोक्ता शिकायत करेगा। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक? तो चलिए दोस्तों, आप लोग जो है बहुत ही शानदार तरीके से जो है इकोनॉमिक्स के हर एक चैप्टर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न को शानदार तरीके से देखा है। मैं आशा करूंगा कि आप लोगों का एक भी प्रश्न आने वाले बोर्ड के परीक्षा में इकोनॉमिक्स से नहीं छूटेगा। मैं जितना पढ़ा चुका हूं आप लोगों को उससे ही आएगा, से बाहर नहीं आएगा। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग? तो चलिए, अगर आपको कहीं भी इन 29 के 29 प्रश्न में दिक्कत हो तो टेंशन नहीं लेना है। मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी यहाँ पे बता चुका हूँ। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग? इसलिए आप लोग जो है शानदार तरीके से अपने पढ़ाई को जो है जारी रखिएगा। और ये जो पीडीएफ है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाइएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से अवश्य पीडीएफ को डाउनलोड करके आप लोग शानदार तरीके से अपने पढ़ाई को जो है जारी रखिएगा। ठीक दोस्तों, चलिए, अगर कहीं भी दिक्कत हो और आज के इस सेशन में आपको कैसा लगा पढ़ के कमेंट में जरूर बताइएगा। आप लोगों को थैंक यू वेरी मच, बहुत ही ज्यादा, हद से ज्यादा। ठीक दोस्तों, क्योंकि आप लोग जो है बिल्कुल ही शानदार तरीके से इस इकोनॉमिक्स का को जो है शानदार तरीके से पढ़े हैं। ठीक, चलिए दोस्तों, अगर आप लोग इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक। तो चलिए, आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं कल नए उमंग और उत्साह के साथ और एक सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए सभी दोस्तों को राधे राधे।